हेलो बच्चों, मैं मारुति नंदन सिंह, आपका साइंस टीचर यानी बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, जो ना कि सिर्फ आपकी एकेडमिक यानी आपकी क्लास के रिगार्डिंग या बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका नीट एग्जाम में। तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट लेवल पर भी दोनों को मिला करके पूरे इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जो कि बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत समाहित किया गया है या सम्मिलित किया गया है इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो इसे हिंदी में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सामान्य तौर पर जीव विज्ञान का यह टॉपिक या चैप्टर महत्वपूर्ण के साथ साथ थोड़ा टिपिकल भी माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसका नीट एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और टिपिकल इसलिए है कि हम इसे जनरली याद करने का प्रयास करते हैं। जबकि मैंने आपको बार बार बताया है कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे याद नहीं किया जाता बल्कि समझा जाता है। आज की क्लास में इस पूरे टॉपिक को, जैसा कि पहले भी मैं आपसे वार्तालाप या चर्चा के दौरान कहता आया हूं, कि इस पूरे टॉपिक को आज हम पूरी तरीके से चित्रात्मक रूप में अध्ययन करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फिगरेटिव स्टडी करने वाले हैं आज इस टॉपिक की हम लोग, जिसमें आपको कहीं पर भी याद करने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसे एक बार समझ लेंगे अगर आप, तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से सेव हो जाने वाला है। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे ये चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। बस 1 मिनट में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए, अगर इस टॉपिक को या इस चैप्टर को आप ध्यान से देखें तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि पुष्पीय पादप, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है पुष्पीय पादप यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, किस तरीके के पौधों को पुष्पीय पादप की श्रेणी में रखा गया है, यानी पुष्पीय पादप किसे कहा जाता है, ये समझेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ 2 शब्द और लिखे हुए हैं, लैंगिक जनन। तो जनन क्या है यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है, और फिर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन किस तरीके की प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। विद इन 2 मिनट यानी 2 मिनट में मैं इसे आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि आगे अभी जब हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो उसमें इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे का चैप्टर हम नहीं समझ पाएंगे या उसमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हम इन चीजों को पहले समझ लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्पीय पादपों की। देखिए, दुनिया में जितने भी पादप हैं यानी जितनी भी पादप प्रजातियां हैं, उन सभी पादपों को सामान्य तौर पर अलग अलग वर्गों में या अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया है। जनरली अगर हम पादपों की बात करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझेंगे इसे, अगर हम पादपों की बात करें तो जितने भी पादप हैं यानी जितने भी प्लांट्स हैं, उन सभी पादपों को या उन सभी प्लांट्स को प्राथमिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों, कौन कौन सा?
तो एक ग्रुप है या वर्ग है जिसे थैलोफाइटा कहा जाता है। इसे पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, थैलोफाइटा। दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बहुत डेप्थ में इसे यहां नहीं जानेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि इन चीजों को आपने पहले भी पढ़ा है। जो यहां से रिलेटेड है उन सारी चीजों को हम लोग संक्षेप में यहां समझ लेंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ये टेरिडोफाइटा जो तीन अलग अलग ग्रुप है जिनमें सभी पादपों को रखा गया है, विभाजित किया गया है, उसमें किस तरीके के पादपों को रखा गया है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, तो याद रखिएगा कि टेरिडोफाइटा को आगे चल करके फिर से दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। दो श्रेणियों में, एक आवृतबीजी और दूसरा अनावृतबीजी। आवृतबीजी और अनावृतबीजी नाम से क्लियर हो रहा होगा कि जिस किसी पादप का बीज जो है वो आवरण में होगा, यानी कवर्डेड फॉर्म में होगा, आवरण युक्त होगा, उसे आवृतबीजी कहेंगे। और जिसका बीज जो है आवरण में नहीं होगा, यानी आवरण रहित होगा, उसे अनावृतबीजी कहेंगे। आवृतबीजी को एंजियोस्पर्म कहा गया है, इसी को एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, और अनावृतबीजी को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म। फिर आगे चलकर आवृतबीजी पादपों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? तो यहां पे इस आवृतबीजी को फिर से दो भागों में विभाजित किया गया। एक बीजपत्री पादप और दूसरा द्विबीजपत्री, यानी मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी? पुष्पीय पादपों की। तो अगर किसी पादप में पुष्प का विकास होता है, यानी किसी भी प्लांट में या पादप में अगर पुष्प का विकास होता है, तो ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है? पुष्पीय पादप। याद रखिएगा कि पुष्पीय पादप किसे कहेंगे? तो ऐसे पादप जिनमें पुष्प का विकास होता है। पुष्प का विकास, जिस किसी भी पादप में आपको पुष्प का विकास दिखाई देगा, यानी फ्लावर्स जिस प्लांट में आपको दिखाई देंगे, उसे क्या कहा जाएगा? पुष्पी पादप कहा जाएगा। अब इसमें जो एंजियोस्पर्म है, यानी जिसे आप आवृतबीजी कहते हैं और अनावृतबीजी कहते हैं, सामान्य तौर पर याद रखिएगा कि जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स या जिसे आप आवृतबीजी कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म हैं या जितने भी आवृतबीजी पादप होते हैं, वो सभी किस में आते हैं? तो वो सभी पुष्पीय पादप होते हैं। सभी पुष्पीय पादप होते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी वास्तव में पुष्पीय पादपों के सबसे ज्यादा बेहतरीन उदाहरण है, या पुष्पीय पादप है एक प्रकार की। क्लियर है इतना? चलिए अब यहां बात करते हैं जनन की। देखिए, अगर हम जनन की बात करें तो सामान्य तौर पर जनन का मतलब यह है कि जब कोई भी प्राणी
अपनी जैसी दूसरी संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा वो अपनी जैसी एक संतति उत्पन्न करता है उसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी जनन जो है किसी भी प्राणी में एक तरीके की ऐसी क्षमता है जिस क्षमता के द्वारा वो अपनी जैसी ही दूसरी संतति या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। सामान्य तौर पर जनन जो है ये दो प्रकार का होता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जनन जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं इसके? तो एक आपका कहलाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसे आप लोग इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन सामान्य तौर पर उन प्राणियों में संभव है जिनमें नर एवं मादा अलग अलग या एक साथ हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, सामान्य तौर पर या स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो अगर किसी प्राणी में नर एवं मादा युग्मकों का विकास होता है तो उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाएगी। और अगर उसमें नर एवं मादा युग्मकों का विकास नहीं होता है, किसी भी तरीके से नर एवं मादा युग्मकों का आपस में संलयन नहीं होता है, तो उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। तो जब भी लैंगिक जनन की बात आएगी, याद रखिएगा, जब भी कभी लैंगिक जनन की बात होगी तो इसका मतलब सीधा सा हम अपने दिमाग में क्या समझेंगे कि वहां पे नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होगा। लैंगिक जनन, तो याद रखिएगा कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है। नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होगा एवं निर्माण के साथ साथ इनका क्या होगा? संलयन होगा, यानी फ्यूजन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लैंगिक जनन की कि इसमें नर एवं मादा युग्मकों का विकास भी होगा और निर्माण या विकास होगा, साथ ही साथ उनका संलयन होगा। अब नर एवं मादा युग्मक क्या है? तो अगर हम मनुष्य का ही उदाहरण ले लें तो मनुष्यों में जैसे नर अलग होता है यानी पुरुष अलग है, मादा के रूप में स्त्री है। तो पुरुषों में नर युग्मक के रूप में शुक्राणुओं का विकास होता है, जबकि महिलाओं में यानी स्त्रियों में मादा युग्मक के रूप में अंडाणुओं का विकास होता है। और यही शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में संलयन करते हैं तो संलयन के द्वारा कई सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं। जैसे संलयन जब होगा तो वो निषेचन कहलाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, और परिणाम स्वरूप जो है संतति का विकास होता है या निर्माण होता है। तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है लैंगिक जनन के लिए। पहला नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होना, दूसरा इन्हीं युग्मकों का आपस में संलयन होना। क्लियर है? तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो आप ये पूरा लैंगिक जनन का जो कॉन्सेप्ट है ये पुष्पीय पादपों के रिगार्डिंग या पुष्पीय पादपों के संबंध में यहाँ पे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा जो है हम लोग इस पूरे प्रोसेस या प्रक्रिया से जुड़े हुए अन्य पहलुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए यहाँ पे विज्ञान की एक शाखा का नाम लिखा हुआ है जिसे भ्रौणिकी कहा जाता है और इंग्लिश में एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की कई सारी ब्रांचें हैं, कई सारी शाखाएं हैं जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के चीजों का या अलग अलग तरीके के प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं। जैसे साइटोलॉजी की अगर बात किया जाए तो जिसे आप कोशिका विज्ञान कहते हैं, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान में हम कोशिका की संरचना, उसके कार्य और उसके गुण धर्मों का पूरा अध्ययन करते हैं।
जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में मानव शरीर संरचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरीके से एम्ब्रियोलॉजी, जिसे आप हिंदी में भ्रूणकी कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी को हिंदी में भ्रूणकी कहा जाता है, भ्रूणकी। अब आप ध्यान से अगर देखें तो बेटा यहाँ पे ये जो विज्ञान की शाखा का नाम लिखा है, इसमें एक वर्ड क्लियर हो रहा है, कौन सा? यहाँ पे एम्ब्रियो, जिसका मतलब क्या है? भ्रूण। आप देखिए इसमें दो शब्द है, एम्ब्रियोलॉजी में दो शब्द स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ रहे हैं, एक एम्ब्रियो और दूसरा लॉजी। मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसे रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। एम्ब्रियो और लॉजी दो शब्द है। यहां पे अगर देखा जाए तो एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे भ्रूण कहा जाता है, भ्रूण। और लॉजी शब्द जो है ये लोगोस शब्द से आया है, और इस लोगोस शब्द का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अध्ययन या स्टडी, अध्ययन या स्टडी। इसका मतलब यह है, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? भ्रूण अध्ययन। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि भ्रूणकी या एम्ब्रियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होगी जिसमें किसका अध्ययन करेंगे? भ्रूण का अध्ययन करते हैं। किसी प्राणी में भ्रूण की संरचना तथा भ्रूण के उद्भव या विकास, उससे संबंधित सभी प्रक्रमों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें? भ्रूणकी में। यहां पे हम लोग किसके बारे में करेंगे अध्ययन? भ्रूण का अध्ययन है ये। वास्तव में कहा जाए तो ये भ्रूण का अध्ययन कहलाता है, यानी इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। भ्रूण के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? भ्रूणकी कहा जाता है। अब आप इसे यहां से देख सकते हैं, इसमें क्लियरली मैंने मेंशन किया है कि यह शाखा उन घटनाओं के अध्ययन से संबंधित होती है जो भ्रूण के विकास की ओर अग्रसर होती है। यानी इसमें किसका अध्ययन करेंगे? भ्रूण के विकास का, तथा पौधों के जीवन चक्र की घटनाओं का। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अगर पौधों के रिगार्डिंग बात किया जाए तो पौधों के जीवन चक्र का भी अध्ययन इसी में होता है, यानी पौधों के लाइफ साइकिल का, पौधों के जीवन चक्र या लाइफ साइकिल, पौधों के जीवन चक्र का भी अध्ययन है भ्रूणकी। तो भ्रूणकी में हम लोग पौधों के जीवन चक्र या भ्रूण के विकास का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट या प्रोफेसर का नाम लिखा है, जिन्हें हम प्रोफेसर माहेश्वरी के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर माहेश्वरी भ्रूणकी के अंतर्गत सबसे फेमस व्यक्ति में से एक है। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर माहेश्वरी ने भ्रूणकी के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि प्रोफेसर माहेश्वरी को फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, या भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे, भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक, भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक। ये आपसे नीट के एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा गया है। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? तो प्रोफेसर पी माहेश्वरी को। याद रखिएगा, प्रोफेसर पी माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा गया है। प्रोफेसर पी माहेश्वरी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर? यहां से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। ये नीट के एग्जाम के रिगार्डिंग काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लैंगिक प्रजनन की। बेसिक चीजें मैंने पहले ही आपको बता दिया था, अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं।
तो यहाँ पे हम पुष्पीय पादपों के बारे में बात कर रहे हैं, तो लैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो हम लोग यहाँ पे पुष्पीय पादपों के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी आवृत्तबीजी पौधे हैं यानी जो एंजियोस्पर्म है वो वास्तविक पुष्पीय पादप होते हैं। ठीक है, देखिए पुष्पीय पौधों के लैंगिक प्रजनन में मियोसिस द्वारा द्विगुणित स्पोरोफिटिक कोशिकाओं का अगुणित गैमेटोफिटिक कोशिकाओं में स्थानांतरण तथा विपरीत लिंग वाले अगुणित गैमेट के संयुग्मन से द्विगुणित जायगोट का निर्माण सम्मिलित है। अब अगर आप इसे सब इस तरीके से समझे तो काफी टिपिकल लग रहा होगा, बहुत आसान सा है। देखिए यहाँ कहने का मतलब यह है कि जितने भी पुष्पीय पादप हैं उन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी तो उसमें जो कोशिका विभाजन होगा वो कौन सा कोशिका विभाजन होता है? मियोटिक। कौन सा होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस किसे कहते हैं? तो दो तरीके का कोशिका विभाजन आपने पढ़ा होगा, एक मियोसिस, दूसरा मियोटिक, यानी माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस कहते हैं किसे कहते हैं? समसूत्री विभाजन को, और मियोसिस कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसे कहेंगे अर्धसूत्री। यानी यहाँ पे मियोसिस का मतलब क्या है? तो ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री और समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या अंतर है? तो आप लोग जानते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जो संतति कोशिका बनती है उस संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है, जबकि समसूत्री कोशिका विभाजन में यानी माइटोसिस में क्या होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में मात्र कोशिका के बराबर होती है। यानी जिस कोशिका का विभाजन हुआ है उस कोशिका में जितने गुणसूत्र थे उतने ही गुणसूत्र नई बनी कोशिकाओं में यानी संतति कोशिकाओं में या डॉटर सेल्स में समान होगी। किसमें? समसूत्री विभाजन में। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में यही गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में जब लैंगिक जनन होगा, लैंगिक प्रजनन होगा, तो उसमें सबसे पहले मियोसिस होगा यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, और इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जो द्विगुणित स्पोरोफिटिक कोशिकाएं थी वो द्विगुणित कोशिकाएं अगुणित गैमेटोफिटिक कोशिकाओं में क्या हो जाएंगी? स्थानांतरित हो जाएंगी, तथा विपरीत लिंग वाले अगुणित गैमेट के संयुग्मन से द्विगुणित जायगोट का निर्माण होगा। इसका मतलब आप ये समझिए, आप क्लियरली आपको बता रहा हूं यहां होगा क्या। मान लेते हैं कि ये पुष्पीय पादप है, चलिए इस पुष्पीय पादप में लैंगिक प्रजनन होगा। किस प्रकार का प्रजनन होगा? तो लैंगिक प्रजनन होगा। संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया में कौन सा प्रजनन होगा? हमेशा लैंगिक प्रजनन होगा, क्योंकि इसमें नर एवं मादा युग्मकों का विकास होता है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा प्रजनन होगा? लैंगिक प्रजनन होगा। और लैंगिक प्रजनन में सबसे पहले क्या होगा? तो यहां से अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन, और इस अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा क्या होगा? तो इस अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा जो द्विगुणित स्पोरोफिटिक कोशिकाएं थी वो द्विगुणित स्पोरोफिटिक कोशिकाएं अगुणित गैमेटोफिटिक में परिवर्तित हो जाएंगी। द्विगुणित स्पोरोफिटिक कोशिकाएं द्विगुणित स्पोरोफिटिक कोशिकाओं का स्थानांतरण होगा। किस रूप में हो जाएगा? अगुणित गैमेटोफिटिक में स्थानांतरण
अगुणित गैमेटोफिटिक कोशिका में, अगुणित गैमेटोफिटिक कोशिकाओं में हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज आपको क्लियरली समझनी है कि पुष्पीय पादपों में किस तरीके का प्रजनन होगा, लैंगिक प्रजनन होगा। और इस लैंगिक प्रजनन में किस प्रकार का पहले विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। और इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जो द्विगुणित स्पोरोफिटिक कोशिकाएं हैं, ये द्विगुणित स्पोरोफिटिक कोशिकाएं किस में तब्दील हो जाएंगी, तो अगुणित गैमेटोफिटिक कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाएंगी। क्लियर है। अब जैसे ही आप देखिए यहाँ पे कि जैसे ही द्विगुणित स्पोरोफिटिक कोशिकाओं का स्थानांतरण जो है अगुणित गैमेटोफिटिक कोशिकाओं में हो जाएगा, जैसे ही स्थानांतरण होगा तो विपरीत लिंग वाले अगुणित गैमेट जो है वो किससे वो संयुग्मित होंगे और संयुग्मित होकर के द्विगुणित जाइगोट का निर्माण कर लेंगे। ठीक। अब होगा क्या कि विपरीत, देखिए यहाँ पे विपरीत लिंग वाले अगुणित गैमेट, विपरीत लिंग का मतलब है नर युग्मक और मादा युग्मक, कह रहा है ना गैमेट, विपरीत लिंग वाले गैमेट, गैमेट का मतलब होता है युग्मक। तो यहाँ पे अब क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा। चलिए, तो अब ये होगा नर युग्मक, इसके बाद नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों का क्या होगा, तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा, मतलब दोनों मिल जाएंगे। और जैसे ही संलयन होगा तो संलयन के बाद किसका विकास होता है, तो युग्मकों का जब संलयन होगा तो संलयन के बाद हमेशा युग्मनज का विकास होता है। किसका विकास होता है, युग्मनज का विकास हो जाता है। यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप किसका उद्भव होगा या किसका निर्माण होगा, तो युग्मनज का निर्माण होता है। एक चीज यहां पे आप याद रखिएगा, ठीक है, युग्मक को इंग्लिश में गैमेट कहा जाता है। कभी कभी बायो में हिंदी में भी इंग्लिश के वर्ड लिखकर आते हैं, जैसे आप इसमें अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे गैमेट लिखा हुआ है, तो गैमेट का मतलब क्या है, युग्मक होता है। ठीक। जबकि अगर जाइगोट की बात किया जाए तो जाइगोट किसे कहते हैं, तो युग्मनज को जाइगोट कहा जाता है, युग्मनज को जाइगोट कहा जाता है। ये आप देखिए यहाँ पे जो है संयुग्मन से किसका निर्माण होता है, जाइगोट का। तो जाइगोट का मतलब क्या है, युग्मनज का। तो यहाँ बेसिक चीज ये है, आपको ये समझना है सीधे सीधे कि जब पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन होगा तो उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा और संलयन के फलस्वरूप किसका विकास होगा, युग्मनज का विकास होगा। ठीक। चलिए, और याद रखिएगा कि जो युग्मक होते हैं वो युग्मक अगुणित होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इसमें कभी भी बदलाव नहीं होगा। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, ये हमेशा अगुणित होते हैं। जबकि युग्मनज जो है हमेशा, युग्मनज जो है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। अगुणित को n से डिनोट करते हैं, बुक में आपको मिलेगा इस तरीके से, और युग्मनज को 2n से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 2n का मतलब द्विगुणित। द्विगुणित। तो आप ये याद रखिएगा कि युग्मक हमेशा जो है अगुणित होता है, जबकि युग्मनज हमेशा द्विगुणित होगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे ये नर युग्मक भी अगुणित है, मादा युग्मक भी अगुणित है, दोनों का संलयन होगा तो युग्मनज का निर्माण होगा, जो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। क्लियर है। वही चीज यहाँ पे लिखी गई थी, अब आसानी से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यह है जाइगोट। अब जाइगोट का मतलब अभी आपने देखा, जाइगोट किसे कहते हैं बेटा, तो ये जाइगोट का मतलब क्या है, युग्मनज है। तो यह जाइगोट या युग्मनज एक एम्ब्रियो में विकसित होकर द्विगुणित पौधे का निर्माण करता है। ठीक। अब आगे क्या होगा, तो फिर आगे यही युग्मनज जो है
भ्रूण में तब्दील हो जाता है। किसमें बदल जाएगा? तो भ्रूण में विकसित हो जाता है और फिर इसी भ्रूण से पौधे का विकास होता है। मतलब भ्रूण मतलब बीज का विकास होगा और बीज से फिर पौधे का विकास होगा। क्लियर है? चलिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के ये सभी पद विशेष प्रजननशील अंगों में संपन्न होते हैं। मतलब किसी भी पुष्पीय पादप में ये जो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है, ये लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया एक विशेष प्रकार के अंग में संपन्न होती है। और आप जानते हैं कि पुष्पीय पादपों में यह प्रजनन की प्रक्रिया जिस अंग में होती है उस अंग को क्या कहा जाता है? पुष्प कहा जाता है या फ्लावर कहा जाता है। क्योंकि पुष्प या फ्लावर में ही सामान्य तौर पर नर एवं मादा जनन तंत्र उपस्थित होते हैं। नर एवं मादा जनन तंत्र पुष्प में ही उपस्थित होते हैं। इसीलिए लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो पुष्प में ही संपन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पुष्प की संरचना की बात कर रहे हैं। यहां पे फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करना है या पुष्प की संरचना के बारे में बात करते हैं। चलिए, यहां पे कह रहा है पुष्प आकारिकीय रूप से रूपांतरित तना है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जनरली ये एग्जाम में आपसे, नीट के एग्जाम में पूछा भी जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है, कथन या कारण वाले में भी पूछा जाता है, या फिर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पुष्प जो है वो किस तरीके का भाग है या अंग है। तो आप याद रखिएगा कि पुष्प जो है वो रूपांतरित तना है। क्या है? रूपांतरित तना है, आकारिकीय रूप से रूपांतरित तना है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, पुष्प जो है वो आकारिकीय रूप से रूपांतरित तना होता है। यह जटिल रूप से संघनित शाखा है जिसमें इंटरनोड संघनित हो जाती है, नोड से एक दूसरे के समीप स्थित हो जाते हैं तथा पत्तियां रूपांतरित होकर पुष्पीय चक्र का निर्माण करती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे अगर हम किसी तने की बात करें तो अगर आप किसी तने को देखेंगे इस तरीके से, मान लिया जाए किसी पौधे के तने को अगर आप देखेंगे, मान लिया जाए ये पौधे का कोई तना है, तो तने में जहां से इस तरीके से आप देखेंगे कि पत्तियों का विकास होता है, जहां से पत्तियों का उद्भव होता है या विकास होता है, यहां पे सामान्य तौर पर आपको दो मुख्य रूप संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। एक तो यहाँ पे इस तरीके से एक संरचना दिखाई पड़ती है और एक बाहर की तरफ इस तरीके से कॉनिकल शेप में एक संरचना निकली होती है। एक जो बाहर की तरफ निकली है इसे कहते हैं इंटरनोड, हिंदी में इसे कहते हैं पर्व संधि। पर्व संधि। और दूसरा जो अंदर की तरफ धसा हुआ भाग है इसे नोड कहा जाता है और हिंदी में इसे संधि कहा जाता है। तो पर्व संधि और संधि, और यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं ये पत्तियां हैं जिन्हें लीव्स कहते हैं। ये सभी संरचनाएं तने में उपस्थित होती हैं। जब यह तना रूपांतरित होता है पुष्प के रूप में, मतलब जब इस पूरी संरचना का पुष्प में रूपांतरण होता है, पुष्प में, या ऐसे मान लीजिए आकारिकी रूप से आकारिकीय रूप से पुष्प में रूपांतरण, तो आकारिकीय रूप से जब इस पूरे तने का पुष्प में रूपांतरण होता है तो रूपांतरण के समय यहां क्या होगा कि जो इंटरनोड वाला भाग है यानी पर्व संधियां जो है, ये पर्व संधियां संघनित हो जाती हैं, संघनित हो जाती हैं। याद रखिएगा, जब तने का आकारिकीय रूप से पुष्प में रूपांतरण होगा तो पर्व संधियां संघनित हो जाती हैं।
जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है, इंटरनोड संघनित हो जाता है, यानी पर्व संधियां क्या हो जाती हैं, संघनित हो जाती हैं। इसके अलावा नोड जो है वो एक दूसरे के काफी क्लोजर हो जाते हैं, काफी ज्यादा क्लोजर हो जाते हैं नोड्स। ये संधियां जो है, ये संधियां जो है एक दूसरे के काफी समीप हो जाती हैं, यानी संधियों का समीप होना, संधियां जो है वो एक दूसरे के काफी क्लोजर हो जाती हैं, समीप आ जाती हैं। और यहाँ पे जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों में क्या परिवर्तन होगा, तो ये पत्तियां जो है ये रूपांतरित होकर के किसका निर्माण करती हैं, तो पुष्प चक्र का निर्माण कर लेती हैं। पत्तियां रूपांतरित हो जाएंगी, रूपांतरित होकर पुष्प चक्र यानी फ्लावर साइकिल का, पुष्प चक्र का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, पुष्प चक्र का निर्माण करती हैं। अब यहां आप देखो बेटा, इतने छोटे से कॉन्सेप्ट से भी नीट जैसे एग्जाम में या आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नीट के एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि आप देख सकते हैं मैं आपको ज्यादातर ये सारी चीजें उसी लेवल पे लेकर पढ़ा रहा हूं, ये क्लास ही उसी के लिए ओरिएंटेड आप कह सकते हैं। तो यहां पे आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि किसी पुष्पीय पादप के विकास में तने का जब आकारिकीय रूप से रूपांतरण होता है तो पुष्प में उपस्थित पुष्पीय चक्र का विकास पौधे के या तने के किस भाग से होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुष्प चक्र का जो विकास हो रहा है या निर्माण हो रहा है, इस पुष्प चक्र का निर्माण किसके रूपांतरण से हो रहा है, तो पत्तियों के रूपांतरण से हो रहा है। किसके रूपांतरण से हो रहा है, पत्तियों के रूपांतरण से हो रहा है। अब आप यहां देख सकते हैं लिखा भी है कि पुष्पीय चक्र का निर्माण जो है किसके रूपांतरण से होता है, पत्तियों के रूपांतरण से होता है। क्लियर। चलिए अब यहां पे मैं आपको बता दूं पुष्प चक्र की बात, फ्लावर साइकिल या पुष्प चक्र क्या होता है। तो किसी भी आदर्श पुष्प में सामान्य तौर पर 4 चक्र उपस्थित होते हैं। कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहरी चक्र में जो पहला साइकिल होता है, आउटर मोस्ट, सबसे बाह्य चक्र में उसके कौन से भाग आते हैं, तो पुष्पासन हो गया आता है और पुष्पवृंत आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं किसमें, पहले चक्र में। दूसरे चक्र में पुष्प की पंखुड़ियां आती हैं। तीसरे चक्र में पुष्प का जो नर भाग है वो आता है, यानी नर जनन भाग आता है। और चौथे चक्र में, चौथा चक्र जो पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र कहलाता है, उसमें पुष्प का मादा जनन भाग आता है। तो याद रखिएगा इन चारों चक्र की अगर हम बात करें तो इन चारों चक्र में जो सबसे बाह्य भाग है या बाह्य चक्र, मैं ये यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, इन चारों चक्रों में पहला चक्र होगा पुष्पासन, जिसमें पूरा पुष्प आसित होता है। पुष्पवृंत, ठीक, आदि। और दूसरे चक्र में, तो दूसरे चक्र में क्या आता है, तो दूसरे चक्र में आती हैं पंखुड़ियां। पंखुड़ियां। और तीसरे चक्र में क्या आएगा, तो नर जनन भाग, नर जनन भाग। और चौथे चक्र में क्या आएगा, तो चौथा जो कि सबसे भीतरी चक्र है उसमें मादा जनन भाग आता है।
अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसी पुष्प में सबसे आंतरिक चक्र में कौन सा भाग आता है या किसी पुष्प की संरचना में सबसे आंतरिक चक्र क्या है। तो किसी पुष्प की संरचना में सबसे आंतरिक चक्र में कौन सा भाग आता है, मादा जनन भाग आता है या फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट आता है। जबकि सबसे बाहरी चक्र में या पहले चक्र में क्या आता है, तो उसमें पुष्पासन यानी थैलमस, पुष्पवृंत यानी पेडिसल, इसके अलावा जो है कैलिक्स वगैरह, वो सारी चीजें आपका किस में आ जाती हैं, पहले चक्र में आ जाती है। तो इसको भी आप क्रमबद्ध रूप से समझकर याद रखेंगे। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पुष्प की संरचना। अब जो जो चीजें अभी हमने पीछे पढ़ी हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए ये जो पेडिसल यहां पे लिखा हुआ है, पेडिसल, इसी को बेटा हिंदी में कहते हैं पुष्पवृंत, इसी को कहेंगे पुष्पवृंत। क्लियर। जिस यानी जो पुष्प का डंठल नुमा भाग है उसी को पेडिसल या पुष्पवृंत कहते हैं। फिर वो गोलाकार या अंडाकार संरचना, गांठदार संरचना जिसमें पूरा का पूरा पुष्प आसित होता है, ठीक है, उसी को थैलमस कहा जाता है या उसी को रिसेप्टेकल भी कहा जाता है। इसी को बेटा थैलमस भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसी को थैलमस भी कहा जाता है। और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, पुष्पासन। नाम से क्लियर लग रहा होगा, साफ लग रहा है कि जिसमें पुष्प आसित हो, है ना, इसी को क्या कहेंगे, पुष्पासन। अब इसके बाद अगर यहां पे हम देखते हैं तो आप देखिए इसके ठीक ऊपर पुष्प के निचली भाग में, निचले भाग में हरे रंग की पत्तियों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें सेपल कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेपल कहा जाता है। ठीक है, इन्हें बाह्य दल भी कहते हैं, हिंदी में इसे बाह्य दल कहा जाता है, बाह्य दल। इसके बाद आप देखिए यहां पे, इसके बाद फिर ऊपरी भाग में पंखुड़ियां आ जाती हैं जिन्हें आप इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं, इन्हें हिंदी में कहेंगे पंखुड़ी या पंखुड़ियां कहा जाएगा। और फिर इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे तीसरे चक्र में पहुंचेंगे, तो तीसरे चक्र में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो तीसरे चक्र में आपको मिलता है स्टमन, स्टमन, जिसे स्टमन, जिसे पुमंग कहा जाता है। क्या कहेंगे, पुमंग कहा जाता है। ठीक। और यहां पे जैसे ही आंतरिक भाग में पहुंचेंगे तो यहां पे आपको मिलता है जो कि चौथा चक्र है, इसे पिस्टिल कहा जाता है, जिसे कहते हैं जायांग, जायांग। क्लियर। अब इसमें याद रखिएगा बेटा कि जो आपका ये पुमंग वाला भाग है या स्टमन वाली संरचना है, ये पुष्प का नर जनन भाग होता है। क्या है, पुष्प का नर जनन भाग है, ये नर जनन भाग होगा। पुष्प का कौन सा भाग होगा, तो पुष्प का नर जनन भाग होगा। नर जनन भाग। क्लियर। अब इसके बाद जब आप देखते हैं तो दूसरा जो आपको सबसे भीतरी चक्र में मिलता है जायांग, जिसे आप क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। ये सामान्य तौर पर किसी पुष्प का मादा जनन भाग होता है, मादा जनन भाग है। इसी अगर हम बात करें नर जनन भाग की यानी पुमंग की बात करें तो इसी नर जनन भाग में नर युग्मक का विकास होता है, नर युग्मक का विकास होगा इसी नर जनन भाग में। और नर युग्मक क्या है,
तो नर युग्मक कहते हैं किसे, तो यहाँ पे नर युग्मक हम कहते हैं किसे कहेंगे, तो पराग कणों को, परागकण या पॉलन ग्रेन्स, परागकण या पॉलन ग्रेन्स का विकास होगा। और याद रखिएगा यही परागकण क्या है, तो ये नर युग्मक है। क्या है, नर युग्मक है या मेल गैमेट्स हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं पिस्टिल की, जिसे मादा जनन भाग कहा जा रहा है, इस मादा जनन भाग में मादा युग्मक का विकास होता है, मादा युग्मक का विकास होगा। और मादा युग्मक के रूप में किसका विकास होता है, तो मादा युग्मक के रूप में अंडाणुओं का विकास होता है, अंडाणु का विकास होता है, जिसे आप एग्स कहते हैं। तो याद रखिएगा कि परागकण जो है वो क्या है, नर युग्मक है, नर युग्मक है, जबकि अंडाणु क्या है, मादा युग्मक है। इसी तरीके से इस पूरे फ्लावरिंग स्ट्रक्चर को हम आगे की क्लास में पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। आज की क्लास में हमने स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। अपनी नेक्स्ट क्लास में इस पूरे चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे करके हर एक कॉन्सेप्ट यानी हर एक पहलू को समझते हुए आगे के क्रम में से स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।